हेलो एवरीवन, दिस इज मी ज्योति सोनी एंड वेलकम बैक। आज का जो हमारा चैप्टर है आर एनवायरनमेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आपको कनेक्ट करेगा या आपके रिलेशनशिप को कनेक्ट करेगा सराउंडिंग आपके जो भी चीज़ें मौजूद है। जी हाँ, अगर एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट की डेफिनेशन ही बहुत क्लियर है कि आपके सराउंडिंग जितनी भी चीज़ों से आप घिरे हुए हैं, चाहे वो एयर है, वो वाटर है, वो लिविंग थिंग्स है और वो नॉन लिविंग थिंग्स है, एवरीथिंग, ठीक है, वो इन्वायरमेंट का पार्ट होता है। तो आपका उससे कनेक्शन कैसे, एक ह्यूमन बीइंग के लिए इन्वायरमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो भी एक पार्ट होता है उस इन्वायरमेंट का। तो चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले हम इसमें कुछ टॉपिक्स देखेंगे जो हमें इस चैप्टर में डन करने हैं या कवर करने हैं। तो वो होगा डिग्रेडेशन इन एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, इट्स इंपॉर्टेंस, एनवायरनमेंट की डेफिनेशन, इट्स की एलिमेंट, ह्यूमन इन्फ्लुएंस ऑन एनवायरनमेंट। ठीक है, हालांकि कुछ चीज़ें आगे पीछे हो गई है लेकिन हम शुरुआत करने वाले हैं हमारे बेसिक से। ठीक है, तो चलिए हम अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अगर एनवायरनमेंट की बात करूँ तो एनवायरनमेंट में वो सारी चीज़ें आ जाती है जिससे हम घिरे हुए हैं। ठीक है, वो लिविंग हो सकती है, नॉन लिविंग हो सकती है, वो सॉइल, वाटर, एनिमल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वही जिससे हम घिरे हुए हैं। ठीक है, जो कंटिन्यूअसली हमें हेल्प करता है सरवाइव करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट या इन्वायरमेंट कहलाती है। इवन हम खुद भी हमारे इन्वायरमेंट का एक पार्ट है। Everything that is around us, which includes both living and non-living things, such as soil, water, animal and plants, which adopt themselves to their surroundings. ठीक है, तो environment की आई होप आपको डेफिनेशन तो क्लियर हो ही चुकी होगी। भाई एनवायरमेंट जो है वहां पर दोनों ही कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, एक तो वो नेचुरल भी हो सकते हैं, वो ह्यूमन मेड भी हो सकते हैं। नेचुरल आपको पता है कि जो हमें नेचर द्वारा गिवन होते हैं, ठीक है, नेचर गिवन होते हैं, इट इज कॉल्ड नेचुरल। ठीक है, और जो ह्यूमन मेड होते हैं वो ह्यूमन कंपोनेंट्स कहलाते हैं। अगर मैं नेचुरल की बात करूँ तो नेचुरल भी आपके पास में टू टाइप्स के होंगे, एक तो बायोटिक और दूसरा होता है अबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, बायोटिक भी आपको पता है कि एक्चुअल में बायोटिक एनवायरनमेंट क्या होते हैं, जितने भी लिविंग्स होते हैं, ठीक है, नेचर में जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो हमारी बायोटिक कहलाती है। और नेचर में जो नॉन लिविंग थिंग्स है लाइक वाटर, सॉइल, लाइट, मिनरल्स, एयर्स एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारी की सारी नॉन लिविंग है। एवरीवन नोज कि लिविंग थिंग्स क्या होती है, जैसे बैक्टीरियाज हो गए, प्लांट्स हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, फंगस हो गए, एनिमल्स हो गए। ठीक है, और आर बिलोंग्स फ्रॉम टू लिविंग थिंग्स। ठीक है, सबकी सब लिविंग से बिलोंग करते हैं, तो ये सारे लिविंग को हम बायोटिक कहते हैं। और जो नॉन लिविंग है जैसे कि पानी हो गया, हवा, मिट्टी, ठीक है, ये सारी की सारी नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इसे हम अबायोटिक नेचुरल कंपोनेंट्स कहते हैं। क्लियर। अगर हम ह्यूमन इन्वायरमेंट के ऊपर बात करें तो नाम से ही डेफिनेशन क्लियर है कि ह्यूमन इन्वायरमेंट में वो सारी एक्टिविटीज आ जाती है, वो सारे क्रिएशंस आ जाते हैं जो कि ह्यूमन मेड होते हैं। ठीक है, जो भी ह्यूमन बनाता है, जैसे कि वो बिल्डिंग है, रोड है, ठीक है, जितनी भी सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल कंडीशंस आती है वो भी ह्यूमन इन्वायरमेंट से बिलोंग करती है। ह्यूमन इन्वायरमेंट refers to the activities and creations of human beings. These include not just buildings, roads, etc., but also social, economical and political conditions. ठीक है, देखो, सोशल हो गया, मतलब जब भी हम सोशल गेट टुगेदर होते हैं, जब भी हम कोई पॉलिटिकल कंडीशंस में जाते हैं तो वो ह्यूमन मेड होती है। ठीक है, वो कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं होती, जैसे फोटोसिंथेसिस कोई नेचुरल प्रोसेस होता है, वो नेचुरल प्रोसेस नहीं है, उसको क्रिएट किया गया है। तो इसीलिए हमने पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिकल जो भी कंडीशंस होती है, इन सबको हमने ह्यूमन एनवायरनमेंट के जो कॉलम है उसमें रखा हुआ है। फिर हम बात करते हैं कि भाई ज्योग्राफी एक्चुअल में होती क्या है। जब हम ह्यूमन बीइंग और जो इन्वायरमेंट के बीच में जो रिलेशन पढ़ते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ पर हम
तो जो वर्ड है जियोग्राफी वो रिलेशनशिप बताता है बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड द इन्वायरमेंट, ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट के मैंने जैसे आपको शुरुआत में ही कहा था कि इन्वायरमेंट में हर एक चीज जो है एक दूसरे से रिलेट करती है, और हम ह्यूमन है मतलब इकलौता समझदार प्राणी जो है धरती पर वो ह्यूमंस ही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम ह्यूमन के रिलेशन को हमारे इन्वायरमेंट से समझेंगे, और ये जो स्टडी होती है इसे ही हम कहते हैं जियोग्राफी, ठीक है। तो ये जियोग्राफी स्टार्ट है और यहाँ पर हम धीरे धीरे सारी बेसिक चीजें जो है वो शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट की। अब जैसे कि जस्ट पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो क्या होता है कि वो सारी चीजें, वो सारी जो कि नेचर द्वारा गिवन है, ठीक है, नेचर गिवन है, तो वो सारी चीजें क्या होती है, नेचुरल इन्वायरमेंट कहलाती है। इसमें भी दो चीजें हैं, एक तो आपके पास में है बायोटिक और एक है अबायोटिक, ठीक है। अबायोटिक वो चीजें जो कि नॉन लिविंग है और जो लिविंग है वो हो जाती है बायोटिक में, क्लियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट की। तो जो नेचुरल इन्वायरमेंट होते हैं उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। एक में क्या आ जाते हैं, जितनी भी अबायोटिक चीजें हैं, ठीक है, जो अभी मैंने डेफिनेशन, तो अबायोटिक में क्या क्या है, आपके पास में वाटर है, आपके पास लैंड है, आपके पास एयर है, ठीक है। ये सारी जितनी भी फिजिकल एनवायरनमेंट है तो अबायोटिक है, वो सारे की सारे आपके पहले ग्रुप में आ जाएंगे, और सेकंड ग्रुप आएगा जहाँ पे सारे की सारे लिविंग थिंग्स होंगे। इट मीन कि जो बायोटिक नेचुरल एनवायरनमेंट है वो, ठीक है, जिसमें प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, दे ऑल आर लिविंग्स, राइट, ओके। तो अब हम धीरे धीरे एक एक करके सारी चीजों को डन करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है डोमेन ऑफ द अर्थ। हम पहले शुरुआत करते हैं अर्थ के जो डोमेन है उसको, एंड देन हम एक एक चीजों को सेपरेटली पढ़ने वाले हैं। देखो, अर्थ जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था तो एक ही अर्थ, ठीक है। जब हम अर्थ वाला सेगमेंट पढ़ रहे थे तो वहां पर हमें चीजें क्लियर थी कि जो पूरा अर्थ है तो यहाँ पर पानी भी है हमारे पास में, यहाँ पर एयर भी है, यहाँ पर लैंड भी है, ये सब चीजों को मिलकर के अर्थ बनती है, क्लियर। तो हमारे पास अर्थ के डोमेन्स अगर देखने जाए तो आपके पास में एटमॉस्फेयर है, या हम यूं कहे दो चीजों से पढ़ सकते हैं, तो हम यहाँ पर इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स भी पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ हम डोमेन ऑफ द अर्थ भी पढ़ रहे हैं, क्लियर। हमने बात की थी कि हम एयर है, ठीक है, अबायोटिक में है एयर, और एयर कहाँ पर आती है, एटमॉस्फेयर में आती है, क्लियर। हमारे पास लैंड है इन्वायरमेंट में, तो लैंड कहाँ पर आती है, लिथोस्फीयर में आती है। आपके पास में वाटर है, तो वाटर बिलोंग करता है कहाँ से, हाइड्रोस्फीयर से। आपके पास एनिमल है, आपके पास प्लांट है, आपके पास ह्यूमन बीइंग है, तो वो कहाँ से आता है, वो आता है बायोस्फीयर से। तो ये सारे अलग अलग डोमेन हो जाते हैं अर्थ के, ठीक है। शुरुआत हमने की लिथोस्फीयर से, क्लियर। तो अब जो लिथोस्फीयर है, ठीक है, क्या होता है, हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि हमारे पास में लैंड है, ठीक है, एक अबायोटिक कंपोनेंट है इन्वायरमेंट में जो कि लैंड है। तो अर्थ का वो सारा पार्ट जहां पर लैंड होता है वो कहलाता है लिथोस्फीयर। सभी लोग जानते हैं क्योंकि हम पहले भी चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अर्थ के ऊपर जो एक ओवरमोस्ट लेयर होती है, एक हार्ड लेयर होती है, मतलब ये देखो, ये अर्थ वाली सबसे ऊपर की जो लेयर होती है इसको हम कहते हैं क्रस्ट, और ये पूरा जो कहलाता है हमारा एरिया, इट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर, ठीक है। द हार्ड और मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ विच इज मेड अप ऑफ रॉक मटेरियल इज कॉल्ड द क्रस्ट। ठीक है। अब ये जो लैंड होता है, ये जो लिथोस्फीयर होता है, यहाँ पर बहुत सारे सॉलिड मेटल्स होते हैं, क्रस्ट होता है, और लिथोस्फीयर का जो स्ट्रक्चर है वो भी हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, देन कोर होता है, ये लेयर्स भी, ठीक है। ये क्रस्ट हो गया, यहाँ पर आ जाता है मेंटल, ठीक है, और यहाँ पर आता है ये है कोर। तो ये स्ट्रक्चर तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस हमें यहाँ पर अभी लिथोस्फीयर को पढ़ना है। तो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो लिथोस्फीयर होती है, और जो लिथोस्फीयर है वो किससे मिलकर के बनाता है, सॉइल है, बहुत सारी अलग अलग चीजें जो है वो भी कवर्ड होती है। फिर जो लिथोस्फीयर या लैंड जो है वो ओशियन के नीचे भी वो रहता है, ठीक है। ये ओशियन हो गया, यहाँ पर लैंड हो गया, इसके ऊपर पूरा पानी जो है वो फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। इसके ऊपर कितनी सारी चीजें आ जाती है, इट इंक्लूड लैंड फॉर्म सच एज माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, ये सारी चीजें आ जाती है। इट इज अ सोर्स ऑफ वेजिटल एंड मिनरल वेल्थ। अब यहाँ से आपको बहुत सारे मिनरल वेल्थ जो है वो मिलते हैं, ये इसका सोर्स होता है।
फिर हम बात करते हैं हमारा जो सेकंड अबायोटिक कंपोनेंट है वो क्या है, वाटर। ठीक है, और वाटर जहां पर पाया जाता है, अर्थ का वो पार्ट जहां पे पूरा वाटर ही वाटर है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, जो कि आप ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हो। तो ये चैप्टर जो है कहीं मतलब एक तरीके से कह लो तो एक रिविजनल चैप्टर भी हो सकता है। ठीक है, तो जितना पानी वाला जितने भी सोर्सेज होते हैं, ठीक है, मतलब आपकी जो अर्थ है, और अर्थ पे जो 71% जो पानी अर्थ पे मौजूद है, जो सरफेस जिसने कवर किया हुआ है, तो इस 71% वाली जो बॉडी है, तो इसी को हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, सबको पता है कि 71% जो है हमारे पास में हाइड्रोस्फीयर है, जो लिथोस्फीयर है वो हमारे पास में कितना है, 29% है। क्लियर। में से भी 3% ही वाटर ऐसा है जो कि ह्यूमन बींग के यूज के लिए बना हुआ है। The realm of water is referred to as the hydrosphere. The water bodies such as ocean, sea, river, and lake, etc., together from the hydrosphere. Water supports all form of life on the earth. Fresh water is used for domestic agriculture, इंडस्ट्रियल पर्पस एंड हेल्प्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब सबको पता है वाटर की मुझे कोई मतलब क्या कहना चाहिए, फीचर बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो फ्रेश वाटर होता है आप उसको डोमेस्टिक यूज में यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल यूज के लिए कर सकते हो, इंडस्ट्रियल के लिए कर सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ आप इसे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं, और ये हमारे पास में ओनली 3% है। इसलिए कहा जाता है जल ही जीवन है ना, सेव वाटर सेव लाइफ। क्लियर, क्योंकि 71% पानी तो है, लेकिन वो 71% आपके यूज के लिए नहीं आता है। इसका 97% जो पानी है वो ओशियंस में है, जिसमें सोडियम क्लोराइड है, जो आपके यूज के लिए नहीं बना हुआ है। ठीक है, खारा पानी आप यूज नहीं करते हो। फिर हमारा जो प्लेनेट है अर्थ, ठीक है, उसको सबसे यूनिक प्लेनेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे पास में ये सारी चीजें मौजूद है। ठीक है, हमारे पास गैसेज है, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग। आपको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ये ऑक्सीजन आपकी अर्थ पे है। ठीक है, मतलब जो वो एरिया देखो, हम पूरा अर्थ जो पढ़ रहे हैं, तो अर्थ में वो सरफेस जहां पे सिर्फ लैंड है, तो वो है आपका लिथोस्फीयर, राइट। जहां पर पूरा वाटर है, तो ये एरिया आपका कहलाता है हाइड्रोस्फीयर। अब हमारे अर्थ में एक स्पेस वो भी है, या एक एरिया है जहां पर सारे टाइप की गैसेस ही पाई जाती है, और इस गैसेस वाले एरिया को कहा जाता है, या इस पार्ट को कहा जाता है एटमॉस्फेयर। क्लियर, द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ एंड इवन अस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। इट एक्सटेंड अप टू मोर देन 1000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। इट इज हेल्ड अराउंड द अर्थ बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज को और डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम वाटर पढ़ेंगे, वाटर हाइड्रोस्फीयर में पूरी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, वहां पे आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। सिमिलरली जब हम एटमॉस्फेयर पढ़ने वाले हैं, तो एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली सारी गैसेस को भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा बेसिक में यहाँ पर बता दूं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, हम ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, हमारी ब्रीथिंग में हमें बहुत इसेंशियल है, मतलब जीवनदायिनी गैस कहा जाता है। तो ये ऑक्सीजन लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर में जाता है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन मिलेगा, जो कि सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, ऑर्गन मिलेगा, और बहुत सारी गैसेस होती है जो आपके एटमॉस्फेयर में रह करके आपको सपोर्ट करती है फॉर योर लाइफ। ठीक है, जो भी बैलेंस बना हुआ है नेचर में, ठीक है, इन सारी चीजों को सपोर्ट करती है। जैसे कि हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, और इस ऑक्सीजन को कौन प्रोड्यूस करता है, प्लांट, ग्रीन प्लांट, है ना, थ्रू फोटोसिंथेसिस। और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस में वो ग्रीन प्लांट जो है इसको यूज कर लेते हैं, और ये जो है इससे ही चीजें बैलेंस। नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन भी प्लांट इसको ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपने न्यूट्रिशन के लिए इसकी रिक्वायर्ड होती है, रिक्वायरमेंट। लेकिन नाइट्रोजन वो डायरेक्टली फॉर्म में नहीं लेते हैं, वो कोई भी बायोटिक जो एलिमेंट्स होते हैं उसके थ्रू ही अपने आप में लेते हैं। क्लियर, तो आपको एटमॉस्फेयर भी समझ में आ चुका होगा कि एक्चुअल में एटमॉस्फेयर क्या होता है। क्लियर, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती है, मतलब पूरी एकदम बंडल है वो गैसेस का। इसी गैसेस में एक और गैस आती है, और वो गैस है ओजोन। और ये
ये ओजोन जो है, जो सन आता है, ठीक है, सन से जो हमारे पास ये जो रेज आ रही है, ठीक है, जो आप पिक्चर में देख रहे हो, तो ये रेज क्या करती है, ये रेज जो है बहुत हार्मफुल होती है, अल्ट्रा वायलेंट रेज कहा जाता है इन्हें। तो ये रेज से अगर डायरेक्टली यहाँ से डायरेक्टली अगर अर्थ पे आ जाए और ह्यूमन स्किन के ऊपर जब पड़े तो ये बहुत ही हार्मफुल होती है, ठीक है, बहुत सारे डिसीज हो सकते हैं। तो इससे अब कैसे प्रोटेक्ट किया जाए भाई, ये तो नेचुरल है, वो तो आ रही है। तो नेचर ने अगर सन को ये अल्ट्रावायलेंट रेज दी हुई है, तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें नेचर ने एक लेयर दी है और उस लेयर का नाम है ओजोन, ठीक है। ये ओजोन उससे हमें प्रोटेक्ट करती है, जो सन से अल्ट्रावायलेंट रेज आती है तो उससे हमको प्रोटेक्ट करती है, ये उस रेज को वहीं पे रोक लेती है और वहां से जो रेज आती है वो आपके लिए इतनी हार्मफुल नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अब ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस इन द नेचर, तो ये क्या करता है, ह्यूमन ने इतना ज्यादा इंटरफेयर कर दिया है नेचर में कि जो ओजोन लेयर है अब वो धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे आ गई है, ठीक है। जैसे वेदर चेंजेस होते हैं, क्लाइमेट्स होते हैं, ओजोन का जो लेयर है वो खराब हो रही है और उसके बाद साइड इफेक्ट्स जो है वो हमें देखने को आए दिन मिलते हैं। उसके बाद में आता है अब बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर क्या होता है, देखो, अब लाइफ जो है, जो एग्जिस्ट कर रही है, क्लियर, मतलब एग्जिस्ट बहुत सारे कंटेंट की वजह से कर रही है। लिथोस्फीयर भी इंपॉर्टेंट है, लैंड प्रोवाइड करा रहा है, वाटर वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोस्फीयर से मिल रहा है, एयर एटमॉस्फेयर से मिल रहा है, और ये सब जब एकदम साथ में आते हैं, ठीक है, जब इन लोगों का आपस में कांटेक्ट मिलता है, देखो जैसे कि यहाँ पर ये आपको ये आपका एटमॉस्फेयर मिल गया, ये एयर मिल गया, और ये सारे जब आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो इस डोमेन को कहा जाता है बायोस्फीयर, ठीक है, क्योंकि इन सबकी प्रेजेंस में जो लिविंग थिंग है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये आप एनिमल्स देख सकते हो, यहाँ पर कोई इंसान भी हो सकता है, तो इन सबके मेल मिलाप से जब हम अच्छे से यहाँ पे रह पाते हैं तो हम इसको कहते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन अ नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर come to in contact with each other. These domain is called biosphere and these make the earth a unique planet in the solar system, ठीक है, क्योंकि यूनिक प्लेनेट इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पर ये जीवन पाया जाता है, हमारे यहाँ पर गैसेस है, हमारे यहाँ पर वाटर है, और ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लिविंग बीइंग एग्जिस्ट ओनली इन द बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर समझ में आया कि जब ये तीनों जो कंटेंट्स है, मतलब जो डोमेन्स है, मतलब कौन कौन से, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और जो लिथोस्फीयर है, ये सब साथ में आते हैं एक दूसरे के, और यहाँ पर लिविंग बीइंग जो है वो एग्जिस्ट करनी स्टार्ट होती है, तो हम इसे कहते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। जितने भी तरीके के, मतलब बायोस्फीयर में सारे की सारे ऑर्गेनिज्म जो है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इंटरडिपेंडेंट एज वेल एज डिपेंडेंट ऑन द बायोस्फीयर फॉर देयर एग्जिस्टेंस, ठीक है। अब देखो, बायोस्फीयर में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर इंटरडिपेंडेंट, वो हर किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, एज वेल एज डिपेंडेंट ऑन द बायोस्फीयर फॉर देयर एग्जिस्टेंस, ठीक है। आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। पूरा की पूरा जो बायोस्फीयर है वो बहुत सारे छोटे छोटे जोन्स में डिवाइडेड है, ठीक है। सबके पास अपना एक अलग फिजिकल एनवायरनमेंट होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं प्लांट्स के ऊपर, तो उनका खुद का एक अलग ही अपना फिजिकल एनवायरनमेंट होगा। जैसे कि वो क्या कर रहे हैं, सन से रेज ले रहे हैं, लाइट ले रहे हैं, फिर अर्थ से वो क्या ले रहे हैं, मतलब नाइट्रोजन हो रहा है, उनके पास वाटर आ रहा है, क्लोरोफिल ले रहे हैं, और फिर हमसे कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, तो इनका एक अपना अलग जोन है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं एनिमल्स की, तो उनका अपना एक अलग जोन है, और इन सारे अलग अलग जोन्स को हम कहते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। The entire biosphere is composed of several distinct zones, and each zone has its own physical environment, plant and animals, ठीक है। एनिमल लाइफ सबकी, प्लांट की अपनी अलग है, एनिमल लाइफ अलग है, इवन ह्यूमन बीइंग की तो ठीक है, हम मानव समाज एक अलग ही सेपरेटेड है, राइट। दीज आर कॉल्ड इकोसिस्टम। अब हमारे बायोस्फीयर में बहुत सारे इकोसिस्टम्स होते हैं, ठीक है, और ऑल बायोटिक ऑर्गेनिज्म इज एन इकोसिस्टम आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड ऑल्सो इंटरेक्ट विथ द
अबायोटिक एनवायरनमेंट। अब हमारे एनवायरनमेंट में जितने अलग अलग इकोसिस्टम्स है वो लिविंग है, राइट, ठीक है, लेकिन वो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के ऊपर भी डिपेंडेंट है। अब नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट कैसे हैं? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो बायोटिक होते हैं दे आर लिविंग, और जो नॉन बायोटिक है ना, तो वो सॉरी नॉन लिविंग जो है वो अबायोटिक है, राइट। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक सेपरेटली अपने आप में वो अपनी दुनिया बना ले। तो भाई कहीं ना कहीं एक दूसरे की मदद लेनी होती है, ठीक है। अगर मैं इकोसिस्टम की बात करूं जो एनिमल वाले हैं, तो क्या ये बिना पानी के जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते, इन्हें पानी की नीड तो है ही है। और ये जो पानी की नीड, इनकी जो सप्लाई पूरी हो रही है, तो ये जो वाटर है वो कौन है? वो तो अबायोटिक है। तो हुआ ना कि मतलब हर एक बायोटिक जो इकोसिस्टम है वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है ऑन एबायोटिक इन्वायरमेंट के ऊपर। क्लियर? तो इससे हमें कभी भी अहम नहीं होना चाहिए कि हम अपनी लाइफ अपने तरीके से जी रहे हैं, क्योंकि हम दूसरों के ऊपर भी डिपेंडेंट है, हम नेचर के हर एक सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ये यूं कह ले कि इन्वायरमेंट के हर एक कंपोनेंट के ऊपर हम डिपेंडेंट है। अब हमने बात की थी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जो इकोलॉजी है, देखो अभी हम लोगों ने इकोसिस्टम के ऊपर बात की थी कि इकोसिस्टम्स क्या होते हैं, जो हमने छोटे छोटे पार्ट डिवाइड करके रखे हैं वो इकोसिस्टम होता है, क्लियर। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो और इसके सराउंडिंग जितनी भी चीजें होती है, जैसे कि मैंने अभी बात की कि कोई एनिमल है, एनिमल जो है वो वाटर को यूज करता है, ठीक है, लैंड को यूज करता है, तो इसके सराउंडिंग चीजें हो गई। तो इन सब की जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं इकोलॉजी। हमने ह्यूमन बीइंग और जो इन्वायरमेंट है उसकी स्टडी को कहा था हमने इन्वायरमेंट, राइट। इन्वायरमेंट और जो ह्यूमन बीइंग होता है उसकी स्टडी हमने क्या ले ली? जियोग्राफी, सॉरी मेरे वर्ड्स। जो जियोग्राफी है, जियोग्राफी की टर्म क्या होती है कि जब ह्यूमन बीइंग और जो इन्वायरमेंट है इन दोनों की स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाती है? हमारी जियोग्राफी। लेकिन जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके सराउंडिंग की बात करते हैं तो उसकी स्टडी जो होती है वो क्या कहलाती है? इकोलॉजी कहलाती है। एक्चुअली इकोलॉजी का मतलब होता है, जो टर्म है ग्रीक वर्ड, इसका मतलब होता है आर होम, ठीक है, मतलब हमारा घर। हम अपने घर के बारे में जान रहे हैं, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो जब हम इकोलॉजी पढ़ते हैं तो ये हमें हमारे आसपास की जो वाइड वैरायटी ऑफ लाइफ है तो उसको जानने में मदद करता है। इसके साथ में जो नॉन लिविंग थिंग्स है, किस तरीके से हम उनसे इंटरेक्ट होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं इन्वायरमेंट के साथ में, तो ये सारी चीजें समझने में हमें मदद करते हैं, ठीक है। और इकोलॉजी का सेंट्रल फीचर क्या है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज द सेंट्रल फीचर ऑफ द इकोलॉजी। अब हमारी नेक्स्ट टर्म आती है ह्यूमन इन्वायरमेंट। हम सबको पता है कि ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है कि जो भी मानव द्वारा बनाया गया हो उसने अपने यूज के लिए, तो वो क्या कहलाता है? ह्यूमन एनवायरनमेंट कहलाता है, ठीक है। दे नॉट ओनली इंटरेक्ट विद इन द एनवायरनमेंट बट ऑल्सो मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। अब ये तो इंसान जो है वो बहुत लालची है, क्योंकि जब भी हमारी नीड्स डन नहीं होती है, नेचर ने इतनी सारी चीजें प्रोवाइड की है फिर भी नहीं हो रही है, तो हम क्या करते हैं कि उस एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग जो है वो मॉडिफाई कर लेते हैं, अपने यूज के लिए उसको एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब हम किसी चीज को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं तो वो उसके नेचुरल फॉर्म में नहीं रहती है, और जब चीज नेचुरल फॉर्म में नहीं रहती है तो क्या होता है? उसमें बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। अगर ये पेन ऐसा है बट मुझे ना बहुत थोड़ा क्रिएटिव पेन चाहिए, मैं इसको जैसे ही मोड़ूंगी या होल्ड करूंगी तो ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो सिमिलरली हमारे इन्वायरमेंट के साथ में भी वही चीज होती है कि जब हम उस चीज को हमारे अगेंस्ट यूज करते हैं हमारे फायदे के लिए, लेकिन क्या होता है उसके साइड इफेक्ट, क्योंकि नेचर ने हमें हर एक चीज जो है वो बड़े ही बैलेंस्ड फॉर्म में दी हुई है, ठीक है। और नेचर कहता है कि इस बैलेंस को बनाए रखो, ना कि इसे तोड़ो। अगर आप कुछ कर भी रहे हो तो उसको उसी फॉर्म में करो जिस तरीके से नेचर ने उसको दिया हुआ है, ठीक है। हम कोई भी काम कर रहे हैं तो अगर वो नेचुरल वे में करे, जितना मतलब रिक्वायर हो उसमें मॉडिफिकेशन उतना ही करे तो वो ठीक है। लेकिन जब पड़ला आगे पीछे हो जाता है, अनबैलेंस चीजें हो जाती है, तो ये आपको हार्म करना ही वाला है, ठीक है। जैसे कि ओजोन लेयर जो है वो आपको अल्ट्रावायलेट रेज से
प्रोटेक्ट करने के लिए दिया था, लेकिन ह्यूमन ने अपने क्या किया, अपने सुख सुविधाओं के लिए बहुत सारे ऐसी चीजों का यूज किया जिससे कुछ ऐसी गैस प्रोड्यूस होती है जो ओजोन लेयर को तोड़ने में काम कर रही है। ठीक है, यहाँ तो आपको सुख सुविधा मिल गई, लेकिन ये जो इतना बड़ा नुकसान हो रहा है वो हमें दिखाई नहीं देता। तो हमें क्या जरूरत है कि हमारे पास जो हमें नेचर दिया हुआ है और ह्यूमन, तो इसके बीच में चीजों को बैलेंस बनाना जरूरी है। एनवायरमेंट है तो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। ठीक है, तो नेचर में जितनी भी चीजें हैं, प्लांट है, वाटर है, हर चीज, तो आई थिंक सिर्फ ये मतलब क्या नारा नहीं होना चाहिए सेव वाटर सेव लाइफ, सारी चीजों का होना चाहिए सेव लैंड, सेव अर्थ, सेव प्लांट, सेव ट्रीज, है ना, सेव वाटर, एवरीथिंग। ठीक है, जो भी आपको नेचर ने दिया हुआ है उसकी कदर करें, और जब आप कदर करेंगे तो नेचर भी आपको रिटर्न गिफ्ट जरूर देगा, और नेचर जब भी गिफ्ट देता है तो वो बहुत शानदार होता है। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको एनवायरनमेंट समझ में आया होगा, और अब से आप अपने